आपका अनुपम अकेडमी में। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की व्यवस्था है वो किस तरह विकसित हुई, कैसे तर्क दिए जा रहे थे कि आंतरिक कारणों से या फिर बाह्य कारणों से ये सभ्यता विकसित हुई थी। हमने दोनों के पक्षों को भी सुना था। उसके बाद हमने डिटेल में ये देखा था कि जो आंतरिक कारण थे हड़प्पा सभ्यता वो कितने प्रभावशाली थे और जो स्थानीय सभ्यता का विकास वो किस तरह से जाके हड़प्पा में सेंट्रलाइज हो गया था। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कैसे रहते थे, उनका खान पान क्या था, वो क्या पैदा करते थे, वो सारा कुछ हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को जानने का। अगर हम जो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन को जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास स्रोत है वो क्या है। हमको जो वनस्पति के अवशेष मिलेंगे वो हमको कहीं ना कहीं यहाँ की कृषि व्यवस्था के बारे में बताएंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो पशुओं की हड्डियां मिलेगी वो यहाँ की पशुपालन व्यवस्था के विषय में हमको बताएंगे। फिर हम जब देखेंगे कि जो यहाँ की मुहरें मिलेंगी वो उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी देगी, कि धार्मिक मान्यता जो है उसके बारे में हमको जानकारी देगी। फिर जो मृदभांड है और उनपे अंकित जो चिन्ह है उनके बेसिस पे भी हमको जानकारी मिलेगी, और जो औजार यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बेसिस पे हमको जानकारी मिलेगी। जब इतिहासकार किसी क्षेत्र विशेष का सामाजिक जीवन जानना चाहते हैं तो वहाँ के अवशेषों का वो अध्ययन करते हैं और उसके बेसिस पे वो उस समाज की, उस काल की जो व्यवस्था है उसके बारे में लोगों को बताते हैं। क्योंकि आप जानते हैं इतिहास हमेशा से एविडेंस बेस्ड थ्योरी है, तो जब तक एविडेंस नहीं है तब तक उसको हम इतिहास का पाठ नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए जब इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के विषय में भी ढूंढते हैं तो जो एविडेंसेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन से हैं? वनस्पति के अवशेष, पशुओं की हड्डियां, मुहरे, मृदभांड और औजार। अगर हम उनके जीवन निर्वाह की पद्धति देखें तो हड़प्पा के लोग जीवन जी रहे हैं, उस जीवन निर्वाह की पद्धति को देखें, लोग अपना जो खान पान है वो किस तरह से कर पा रहे हैं या उनकी आय का साधन क्या है, तो उसमें हम देखेंगे कृषि, पशुपालन और व्यापार, तीन चीजें हमको मिलती है। मतलब कृषि से वो लोग कृषि उत्पादन कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनकी आय का स्रोत है। पशुपालन व्यवस्था भी है, ये भी इनकी आय का स्रोत है, और व्यापार जैसी व्यवस्था भी है, वो भी इनकी आय का स्रोत है। तो इनकी जीवन निर्वाह पद्धति जिस हिसाब से, उसी हिसाब से इनकी बाकी व्यवस्थाएं भी बन जाएगी। कैसे? मान लेते हैं अगर ये व्यापारी वर्ग ज्यादा है तो इनमें आपको परिवहन के साधन खूब देखने को मिलेंगे। अगर ये पशुपालक वर्ग ज्यादा है तो इनको जो पशुओं की हड्डियां हैं वो खूब मिलेंगी इन समाज से। अगर ये कृषि उत्पादक व्यवस्था है तो आपको अनाज खूब सारे मिलेंगे। तो हमको एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि ये समाज कहाँ से अपने जीविका के साधन जुटा रहा है। लेकिन अगर हम हड़प्पा के वर्तमान क्षेत्र को देखें तो ये क्षेत्र आपको बहुत ही शुष्क क्षेत्र मिलेगा। मतलब यहाँ पे इतनी अच्छी वर्षा नहीं होती है। अगर इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही है तो ये क्षेत्र फिर कृषि के लिए कैसे अच्छा था, ये सवाल खड़ा हो जाता है। और अगर कृषि नहीं होगी तो पशुपालन कैसे होगा? कृषि का मतलब आप यहाँ दो चीजों से जोड़िए। एक ही जो पैटर्न के थ्रू खेती की जाएगी, मतलब लोग कृषि उत्पादों को उपजाएंगे। दूसरा जो जंगली कृषि है, तो जो अपने आप से चीजें उत्पन्न हो रही है, जंगल में जो उत्पाद हो रहे हैं वो भी तो नहीं होंगे। अगर व्यवस्था शुष्क होगी, अगर जल की व्यवस्था नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो जंगल में भी उत्पाद नहीं होंगे। इसीलिए आप देखिए अगर कृषि नहीं होगी, मतलब लोगों द्वारा भी कृषि ना हो या फिर जंगली कृषि व्यवस्था भी ना हो, तो पशुपालन नहीं होगा। और अगर पशुपालन ही नहीं होगा तो व्यापार किसका होगा? कृषि उत्पाद भी नहीं होंगे तो व्यापार किसका होगा? तो ये एक समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। क्योंकि आप वर्तमान समय में जो क्षेत्र देख रहे हैं वो क्षेत्र आपको शुष्क मिल रहा है। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि इस क्षेत्र हमेशा से इस तरह से शुष्क नहीं था, लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको शुष्क मिलेगा। तो हम एक इतिहास के स्टूडेंट के रूप में अगर समझना चाहे कि ये सभ्यता कैसे डेवलप हुई, सभ्यता के विकास के कारण क्या थे, वो हम समझना चाह रहे हैं। देखिए ये क्षेत्र हमेशा से ऐसे शुष्क नहीं था और इसको हमने पीछे भी देखा था। मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, इन जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में कुछ तर्क दिए हैं। ये कहते हैं ये क्षेत्र हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि हमको सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देख पकी ईंटें मिल रही थी, और अगर ये पकी ईंटें मिल रही थी तो इनको पकाया कैसे गया? जाहिर सी बात है लकड़ी के ईंधन लगे होंगे, और अगर लकड़ी के ईंधन मिल रहे थे तो इसका सिंपल सा मतलब है कि लकड़ी थी, और लकड़ी थी तो इसका मतलब पेड़ थे, और पेड़ थे तो इसका मतलब बरसात भी हो रही थी। बिना बरसात के पेड़ कैसे होंगे? तो जो ये तर्क दिया जा रहा है वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में, जो क्षेत्र है वो बहुत शुष्क है, वो शुष्क क्षेत्र हमेशा से नहीं था, क्योंकि पकी ईंटें, लकड़ी का ईंधन, ये सब कुछ हमको मिल रहा था। इससे एक बात तय होती, यहाँ पे वर्षा ठीक ठाक हो रही थी। दूसरा तर्क देते थे
कि हमको पानी को इकट्ठा करने के साधन भी मिलते हैं। आपको स्नानागार भी याद होगा मिल रहा था। बलूचिस्तान क्षेत्र में आपको कबरबंद मिल रहे हैं, तब पानी को स्टोर करने की फैसिलिटी मिल रही है। तो अगर पानी को स्टोर करने की फैसिलिटी मिल रही है, इसका सिंपल सा मतलब है कि बरसात हो रही है, और बरसात हो रही है तभी लोग तो पानी को इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो ये बात कही जा रही है कि आज की डेट में ये क्षेत्र शुष्क, ये हमेशा से शुष्क नहीं था, और यहाँ पे प्रॉपर बारिश होती थी। फिर हम देख रहे हैं कि जो बाघ है, हाथी है, गेंडे है, ये सब हमको मोहरों पे मिल रही है। और ये सारे जानवर कहाँ विकसित होते हैं? जंगल में। और जंगल में विकसित होने का मतलब यहाँ पे वर्षा हो रही है, तभी तो जंगल विकसित हो रहा है। तो मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिक जैसे विद्वानों का ये तर्क है कि ये साबित करना चाह रहे हैं कि हड़प्पा का जो वर्तमान क्षेत्र है, जो आज की डेट में काफी शुष्क हो गया है, जहाँ पे बारिश कम हो रही है, ये क्षेत्र हमेशा से ऐसा नहीं था, और यहाँ पे खूब बारिश होती थी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जंगलों में जल निकासी की व्यवस्था मिल रही है, और विशेष रूप से जो बरसात के पानी की निकासी व्यवस्था है, वो हमको काफी डेवलप रूप में मिल रही है। मतलब आप देख रहे थे पिछले वीडियो में, हड़प्पा में जल निकासी के लिए दो तरह की व्यवस्था थी। एक जो घरों से सामान्य जल निकलता है उसके लिए अलग नालियां हैं, दूसरा जो बरसात का जल निकलेगा उसके लिए अलग नालियां हैं। फिर वो नाली का पानी स्टोर हो रहा था खेतों में जाके, मतलब खेतों में ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाए। तो अगर इतनी सारी व्यवस्था बनाई गई है, तो इसका बहुत सामान्य सा मतलब है कि जल वहां पर्याप्त मात्रा में था, वर्षा ठीक ठाक होती थी। और अगर वर्षा ठीक ठाक हो रही थी, तो इसका मतलब वहां पे फिर कृषि अच्छी होगी, और जब कृषि अच्छी होगी तो पशुपालन भी अच्छा होगा, जब पशुपालन अच्छा होगा तो व्यापार भी अच्छा होगा। तो आपको एक प्रॉपर पैटर्न में रीजन मिल जाता है क्यों सभ्यता इतनी विकसित अवस्था में पहुंची। इसके कुछ विपक्ष में भी तर्क आते हैं, लेकिन वो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, क्योंकि हमको एक डेवलप रूप में ही ये पूरी सभ्यता मिलती है, तो हम ये अंदाजा लगा ले जाते हैं कि ठीक ठाक वहां बारिश। तर्क वितर्क अलग अपनी जगह है, लेकिन जो व्यवस्था हमको मिल रही है वो एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी कृषि पैटर्न की हमको प्रमाण दे रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमको बहुत सारी फसलों के साक्ष्य मतलब जो कृषि उत्पाद है वो हमको खूब सारे मिलेंगे। तो एक बात तो तय होगी कि बरसात हो रही थी, अच्छी बरसात हो रही थी, जल निकासी की व्यवस्था थी, जल स्टोर करने की फैसिलिटी थी। और अगर कृषि का विकास हो रहा था तो कौन कौन सी खेती हो रही थी हम ये भी जान ले। तो हम देख रहे थे गेहूं हमको कहाँ मिलेगी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, यहाँ पे गेहूं की खेती खूब होगी। जौ जहाँ होगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा और कालीबंगा में, यहाँ पे जौ की खेती भी होगी। और गेहूं और जौ में आप जो समझ पाए, तो इनका लगभग लगभग एक सा पैटर्न होता है। गेहूं को थोड़ा सा ज्यादा पानी चाहिए होता है जौ की अपेक्षा में, जौ को थोड़ा सा कम पानी चाहिए। लगभग लगभग जिनका समय काल होता है वो भी एक होता है। तो जिस क्षेत्र में गेहूं उपजाया जा सकता है, उस क्षेत्र में जौ भी उपजाया जा सकता है, इस बात की पूरी संभावना रहती है। तो इस तरह आप लिंक करके भी याद करेंगे, क्योंकि अगर मोहनजोदड़ो में गेहूं उपजाया जा रहा है तो इसका सामान्य मतलब कि जौ मिल जाए अगर वहां, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक ही पैटर्न के थ्रू उगाई जाने वाली फसलें हैं। फिर हम देख रहे हैं तिल हमको कहाँ मिल रहा है, हड़प्पा में। हमको हड़प्पा से तरबूज के बीच मटर और खजूर के भी साक्ष्य मिलेंगे। हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल से चावल के प्रमाण भी हमको मिलेंगे। बाजरा भी हमको मिलेगा कहाँ से, हड़प्पा से, सुरकोटडा से और सोरतुघई से। हड़प्पा क्षेत्र से हमको कपास भी मिलेगा, मेहंदी भी मिलेगी और अंगूर भी मिलेगा। कपास वाला फैक्टर आप याद रखिएगा, क्योंकि कपास एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो हड़प्पा क्षेत्र से आपको विभिन्न फसलें मिलेंगी। तो जो बात हमने की थी कि हड़प्पा में कृषि थी, और फिर हमने देख लिया कि कृषि उत्पाद भी हमको खूब सारे मिल रहे हैं। उसके बाद देखेंगे आप हल मिलेगा, और हल आपको कहाँ से मिल रहा था, बनावली से। अब जो ये हल है वो टेराकोटा का बना है, लोहे की खोज नहीं हुई थी, ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखें। और अगर लोहे की खोज नहीं हुई थी तो हल किस चीजों के होंगे, इसमें एक तो आपको टेराकोटा के हल मिलेंगे, जो देखिए आपके पास साक्ष्य भी है जो बनावली से मिला। दूसरा आपको लकड़ी के भी हल मिल सकते हैं, तो लकड़ी के भी हल प्रयोग होंगे, इस बात की भी संभावना होगी, क्योंकि लकड़ी देखेंगे आप एक समय काल के बाद समाप्त हो जाती है, तो इसका एविडेंस नहीं मिलेगा हमको वर्तमान समय में अगर लकड़ी के हल प्रयोग हो रहे थे। और क्योंकि टेराकोटा समाप्त नहीं होगा समय काल के साथ, मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद ही समाप्त होगा, लकड़ी की अपेक्षा तो इसको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमको टेराकोटा के साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन लकड़ी के हल नहीं मिल रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं जो पशुपालन के साक्ष्य वो भी हमको मिल रहे हैं। कुबड़ और बिना कुबड़ वाले मवेशी हमको मिल रहे हैं, भेड़, बकरी, ये सारे पालतू जानवर हमको मिल रहे हैं। फिर हम देखेंगे मांस और दूध तथा बोझा ढोने के लिए जानवरों का प्रयोग हो रहा है। घोड़े की उपस्थिति के विषय में बहस अभी भी जारी। घोड़ा नहीं मिलेगा, और आप देखेंगे सुरकोटदा और लोथल में दो जगहों पे घोड़े के आपको कुछ कुछ साक्ष्य मिलेंगे। एक जगह से हड्डी मिलेगी, एक जगह से टेराकोटा की मूर्ति मिलेगी। लेकिन घोड़ा वास्तव में
यहाँ पे था या नहीं था, या किस रूप में था, उसका उपयोग किस तरह से किया जा रहा था, ये हमको ज्ञात नहीं है। लेकिन एक बात लगभग तय है कि जो घोड़ा है वो इनकी केंद्रीय व्यवस्था में नहीं था। मुख्य रूप से घोड़ा इस्तेमाल नहीं होता था, ये चीज हमको पता लगती है। तो हम पशुपालन के साक्ष्यों में देख रहे हैं कि बहुत तरह के ये लोग पशु पाल रहे हैं। इनमें एक पशु आप ध्यान रखेंगे जो आपका कुत्ता है। कुत्ता आप देखेंगे पालतू पशु के रूप में हमेशा से पाला जाता रहा है। हड़प्पा काल में भी पाला जा रहा है। इससे पहले भी आप देख रहे थे कि जब बुर्ज होम आपको मिल रहा था, तो बुर्ज होम में भी आप देख रहे थे कि कुत्ता दफनाया गया था मालिक के। तो कुत्ता है एक पालतू पशु के रूप में हमेशा से इस्तेमाल किया जा रहा था। अब इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, सुरक्षा कारणों से या फिर अन्य किसी कारण से, वो सारे अलग रीजन है, पर एक पालतू पशु के रूप में इसका प्रयोग हमेशा किया जा रहा था। हम इसके साक्ष्य भी देखते हैं। हमको टेराकोटा की बहुत सारी मूर्तियां मिलती है, हमको ये बताती है कि किन किन पशुओं के विषय में ये लोग जानते हैं। अगर उनकी शिल्प और तकनीकी व्यवस्था को देखें तो एक ही बहुत शानदार काम करते हैं कि मिट्टी को गर्म करने की प्रक्रिया से निर्मित अनेक सामग्रियां बनाते हैं। आप जब कांस्य वाली मूर्ति देखेंगे, उसका जो आर्किटेक्चर है वो आप जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस लेवल की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नौशाला, चंद्रदुर्ग, इन स्थानों से हमको चूल्हों की व्यवस्था मिल रही है। और ये चूल्हे किस इसलिए इस्तेमाल होते थे? मृद भांड को बनाने के लिए, तो मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए, उनको पकाने के लिए बहुत बड़े बड़े चूल्हे जो इस्तेमाल होते हैं वो हमको मिल रहे हैं। फिर हम देखेंगे चाक मिल रहा है हमको, मार का चाक मिलेगा जिनपे इन मिट्टी के बर्तनों को बनाया जाता था। तांबे की वस्तुओं का उत्पादन यहाँ खूब होता था और उसके लिए ये क्षेत्र काफी फेमस भी। सोने और चांदी के जेवर भी यहाँ से मिलते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इसको पूछा जा चुका है। सोना चांदी मिलता है कि नहीं मिलता हड़प्पा काल से? आप ध्यान रखेंगे कि सोने और चांदी के जेवर भी मिलेंगे। वैसे आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें बहुत डिटेल्स मैंने बताया है कि अलग अलग स्थानों से कहाँ कहाँ से सोने के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ कहाँ से जेवर मिलते हैं, वो सब कुछ हमने देखा है पहले। लेकिन जो मोटी बात वो कि सोने और चांदी के यहाँ जेवर भी मिल रहे हैं। मुहर और सील भी आपको मिलेगी और यहाँ की मुहरें बहुत फेमस। दरअसल हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जो कुछ जानते हैं उसमें मुहरों का एक प्रमुख रोल है। तो इस सभ्यता के बारे में हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। मनकों का निर्माण भी किया जा रहा था और मन का निर्माण की फैक्ट्रियां भी होती थी। सूती और ऊनी वस्त्र भी हमको मिल रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये भी पूछा जा चुका है। तो सूती और ऊनी वस्त्र भी हमको मिल रहे हैं। ये लोग टेक्निकली इतने एडवांस हो चुके हैं कि अब ये लोग तांबा भी गला रहे हैं, ये लोग एलॉय भी बना रहे हैं। आप कांस्य सभ्यता के रूप में ही इसको जानते हैं। फिर ये लोग मिट्टी के मृद भांड भी बना रहे हैं, सोने चांदी के जेवर भी बना रहे हैं, मोहरे भी बना रहे हैं, कपड़े भी बना रहे हैं। तो उस तरह से एक पूरी सभ्यता आपको डेवलप मिल रही थी। तो ये शिल्प और तकनीक की व्यवस्था है। इसको हम अगर और डिटेल से जानना चाहें तो हम देखते हैं जो मृतिका कला के अंतर्गत मिट्टी को गर्म करने की प्रक्रिया से निर्मित अनेक सामग्रियां बन रही थी, वो कौन सी थी और किस तरह की थी। इसमें हम देखेंगे ईंट बनेगी आपकी। ईंट अब आप देखेंगे, एक तो आपके ईंट सांचे में ढाले जाने वाली ईंट मिलेगी, ठीक है। टेराकोटा मिलेगा, क्रिस्टल जैसे पत्थरों को गर्म करने की प्रक्रिया भी मिलेगी। मतलब ये लोग अब ये समझ चुके थे जब ये गर्म करके किसी चीज को बनाते हैं तो उसको शेप देना बहुत आसान हो जाता है और शेप देने के बाद उसमें कठोरता आती है। तो ये लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब सांचे की मदद से मिट्टी के बहुत सारी चीजें बना रहे हैं और उनको गर्म करके एक मजबूती दे रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ से चूल्हों की व्यवस्था आपको बहुत जगहों पे मिल रही थी, कुम्हार पे मिल रही थी, चाक मिल रहे थे। इन चाक पे आप देख रहे थे कि जो मृदभांड आपके बनेंगे उन मृदभांडों पे लाल रंग किया जाएगा ऊपर से और उसके बाद उस पर चित्रकारी की जाएगी अलग अलग तरीके से। मृदभांडों को ऊपर से